हे माय लिसनर्स, कैसे हैं आप सब? आ चुकी है आप लोगों के लिए शादी एक पनिशमेंट। और लिटरली मैं थोड़ा सा लो फील कर रही हूँ, तो अगर मेरे आवाज़ में वो दम ना लगे तो आई एम सो सॉरी। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों ने बहुत प्यार से कमेंट किया था कि नेक्स्ट एपिसोड लेते आओ, तो मैं सोची कि चलो एक और एपिसोड ला ही देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो कि इस वक्त क्रिश के साथ अपने कमरे में आ चुके थे। क्रिश इस वक्त काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज था और उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि आखिर अंश ने हनीमून पर जाने के लिए हाँ क्यों कर दी, क्योंकि इस वक्त अंश काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी है और साथ ही उनका दिमाग जो कि इस परिवार के लोगों में भी कुछ ज़्यादा ही लगा हुआ है। लेकिन क्रिश अभी ये सब पूछ पाता तभी अंश उसके हाथ में अपना टैबलेट रखते हुए कहते हैं, चेक करो इसे। मैंने आईपी एड्रेस से ट्रैक करने की कोशिश की है सम्राट को। उसका फ़ोन अभी भी मेरे गोडाउन में पड़ा हुआ है। जैसे स्क्रीन पर क्रिश की नज़र गई थी, वंश की तरफ देखकर कहता है, हाँ सर, बात तो सही है। इसका मतलब सम्राट अभी भी वहीं पर। अंश अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहते हैं, उसे पता था कि मैं उसे ट्रैक करने का ट्राई करूंगा, इसी वजह से उसने अपने फ़ोन को ज़रूरी नहीं समझा वहाँ से उठाना। खैर ये सब छोड़ो, फिलहाल इसकी तैयारी करो कि कल से तुम्हें कंपनी को अच्छे से मैनेज करना है। मेरी जितनी भी मीटिंग्स हैं उसे पोस्टपोन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसे अटेंड ज़रूर करूँगा। तुम अरेंज करवा देना बस। क्रिश अपने चेहरे को हाँ मिलाता है, लेकिन थोड़ा परेशान होते हुए कहता है, सर अचानक से आपको ट्रिप प्लान नहीं करना चाहिए था। सॉरी, मतलब ये मुझे कहना तो नहीं चाहिए, पर फिर भी मतलब मैं इतना कुछ कैसे संभाल पाऊँगा सर। और अभी तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं, न जाने कौन कौन से दुश्मन भी आपके आगे पीछे लगे हुए हैं। और फिर सर आप चले जाएंगे तो फिर मेरा मन भी तो नहीं लगेगा ना। ये उसने बड़े मासूमियत से बोल तो दिया था, लेकिन फिर वो जैसे अंश की तरफ देखता है, अंश उसी की तरफ देख कर कहते हैं, क्रिश। क्रिश धीरे से अपने सर को हाँ मिला करके हल्का सा झुकते हुए कहता है, हाँ हाँ सर। तुम गर्लफ्रेंड बनाओ। जैसे अंश की बात क्रिश ने सुनी थी, वो मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ बिना सर। एक तरफ बोलते हैं गर्लफ्रेंड बनाओ और दूसरी तरफ आप टाइम भी नहीं देते। गर्लफ्रेंड से ज़्यादा तो आपको टाइम देना पड़ेगा सर, और फिर गर्लफ्रेंड तो वैसे ही भाग जाएगी। एक को पटाया था, वो आपके चक्कर में भाग गई। जिससे अंश खड़े होकर के काफ़ी गुस्से में कहते हैं, तो तुम्हें कहना क्या है कि मैं तुमसे चिपका रहता हूँ? क्रिश जो अपने चेहरे को हल्का सा नीचे की तरफ झुकाता है, हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, वैसे कहना तो मैं यही चाह रहा था, आपने खुद ही कह दिया सर। और फिर वो धीरे धीरे अपनी आंखों को उठाकर अंश की तरफ देखता है और फिर 2 कदम पीछे जाते हुए कहता है, सॉरी सर, सो सॉरी सर। मैं संभाल लूँगा सर, सब संभाल लूँगा, आप इंजॉय करिए। वही अंश की थोड़ा फ्रस्ट्रेट होकर के काउच से साइड होकर के अपनी बालकनी साइड में जाते हैं, जिससे क्रिश भी उनके पीछे पीछे आने लगा था। अंश के सामने की तरफ देखकर कहते हैं, क्या चल रहा है इन लोगों के दिमाग में? पहले मेरी मॉम को पुणे जाने के लिए कन्विंस करवाया, उसके बाद से सम्राट का भी कुछ अता पता नहीं है, और फिर जयचंद्र मल्होत्रा का बार बार मुझे अपने आप से दूर करना। इस घर से वो लोग मुझे दूर करना चाहते हैं, कुछ दिनों के लिए शायद। मतलब कुछ कांड तो करना है लोगों को। ये सुनते क्रिश जो कहता है, सर तो फिर आपको पता है कि ये लोग कांड करने वाले, तो फिर आप जा क्यों रहे? आपको तो यहीं पर रह करके इन लोग के कान को रंगे हाथों पकड़ना चाहिए सर। अंश क्रिश की तरफ देख करके उसके कंधे पर टैप करते हुए कहते हैं, क्रिश, कभी कभी कुछ दाव जीतने के लिए हमें अपने कदम को पीछे करना पड़ता है, ताकि दुश्मन को लगे कि आप काफ़ी लापरवाह और काफ़ी हद तक कमज़ोर हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप वाकई कमज़ोर हैं। आपका ध्यान सिर्फ दुश्मनों के हर एक चाल पर होना चाहिए, और उसके बाद जहाँ मौका मिले घसीट लो उन्हें। वैसे हाँ, तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट काम देना है। पूरे मेंशन के हर एक छोटे से छोटे जगह पर कहीं पर भी मेंशन का एक कोना नहीं बचना चाहिए। मुझे हर जगह कैमरा और उसके साथ माइक्रोचिप चाहिए। इन लोगों को लगने दो कि मैं ट्रिप पर एंजॉय करने जा रहा हूँ, पर मेरा ध्यान तो इन लोगों के ऊपर हमेशा रहेगा। मेरी फैमिली जो है ये लोग। वहीं क्रिश जो धीरे से कहता है, आपको अपनी फैमिली पर ट्रस्ट नहीं है सर? अंश क्रिश की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, मुझे अपनी फैमिली पर बहुत ट्रस्ट है। ये लोग सांप से भी ज़्यादा दोगले हैं। खैर तुम ये काम आज रात तक कर दोगे, और ये काम तब शुरू होना चाहिए जब सब लोग सो चुके हों। और ध्यान से सबका रूम पहले बाहर से लॉक करना, किसी को भी इस बारे में अंदाज़ा भी ना लगे। और ये बोलते बोलते वो दोबारा से अपने कमरे के अंदर आ गए थे। क्रिश अभी भी उनके आगे पीछे लगा हुआ था।
अंश, जो कि अभी अपने वार्डरोब को खोले थे किसी काम से, और क्रिश को इस तरह से अपने पीछे झांकता हुआ देखकर कहते हैं, क्या? क्रिश हल्का सा पीछे होकर कहता है, सर अब क्या करना है आगे, मतलब ये कैमरा और माइक्रोचिप, और उसके बाद सर? अंशु क्रिश की तरफ देखकर कहते हैं, इतना काम अभी कम है तुम्हारे लिए, और काम चाहिए? क्रिश अपने चेहरे को जल्दी जल्दी नाम मिलाते हुए कहता है, नहीं 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 सर। क्रिश जल्दी जल्दी अपने सर को नाम मिलाने लगा था, लेकिन जैसे ये बोल करके अभी वो कमरे से बाहर जा पाता, अंश उसको रोकते हुए कहते हैं, अच्छा हाँ, एक इम्पॉर्टेंट काम। सम्राट के उस फ़ोन को लो और उसमें जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उसको किसी भी हालत में ट्रैक करो। हर उस इंसान से मिलो जिससे सम्राट की बात होती थी। जितने भी कॉल रिकॉर्ड्स, जितने भी मैसेजेस, उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन उस फ़ोन से मिल सकती है, मुझे वो चाहिए। जब तक मैं वापस आऊँ, मुझे सम्राट का केस ख़त्म करना है। बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा भी है। वहीं दूसरी तरफ अनु, जो कि समायरा के साथ इस वक्त बैठी हुई थी। बातें करते करते अब वक्त और ज़्यादा ढलने लगा था और रात हो रही थी, जिससे अर्जुन, जो कि अनु के पास आते हुए कहते हैं, अगर तुम लोग की बातें ख़त्म हो गई हो तो अब घर चले अनु, वैसे भी तुम्हें पैकिंग भी तो करनी है ना। यह सुनकर के अनु जल्दी जल्दी अपने पैर को निकालते हुए समायरा से कहती है, चलो फिर मैं तुमसे कल मिलती हूँ, और तुम भी अच्छे अच्छे कपड़ों को पैक कर लेना, और ज़रा भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी कमी होगी हम वहाँ पर खूब खर्चा करवाएंगे अपने पतियों से। लेकिन तभी अर्जुन, जो कि अनु के मुंह पर हाथ रखते हुए कहते हैं, उससे आइडियाज़ मत दो ऐसे ऐसे, खुद तो बदमाश हो ही, उसको भी बदमाश बना रही हो। अब समायरा भी धीरे से पानी से अपने पैर को निकालती है और फिर धीरे धीरे अपने कपड़े को ठीक करते हुए वो भी अंदर की तरफ आ गई थी, तरफ आती है। वहीं एक तरफ अंश, जो कि वार्डरोब खोले खड़े थे, और दूसरी तरफ समायरा धीरे से कमरे के अंदर दाखिल हुई थी। वो धीरे धीरे अंदर आकर के इस वक्त अपने बालों को बंद बना करके, जैसे अभी अंश की तरफ देखी थी, वो अंदर इस वक्त धीरे धीरे किसी की फ़ोटो को देख करके कुछ बातें कर रहे थे, जिससे समायरा उनकी तरफ आकर पूछती है, क्या हुआ? अंश काफ़ी झटके में उस फोटो को लॉकर के अंदर डालते हुए कहते हैं, नहीं कुछ नहीं। अंश समायरा की तरफ देखकर पूछते हैं, तुम कमरे में कब आई? मुझे पता ही नहीं चला। समायरा धीरे से अंश की तरफ देखकर कहती है, मैं क्या कोई मूवी हूँ जो पहले ट्रेलर आएगा उसके बाद मैं आऊँगी? अब आ गई तो आ गई। उसकी ऐसी टेढ़ी जुबान सुन करके अंश अपने गर्दन को हल्का सा टर करते हुए उस पर तरस खाते हुए कहते हैं, तुम आज रात में देखो क्या हालत करता हूँ तुम्हारी। रात का डिनर भी होता है और इसी तरह से अब सोने का वक्त हो चुका था। क्रिश, जो कि अब काम पर लग चुका था, लगभग रात के 1 बजे सबका दरवाज़ा बंद हो गया था। वहीं रात के 1 बजे भी समायरा, जो कि इस वक्त बेड के एक साइड पे खड़ी थी। अंश, जो कि समायरा की तरफ देखकर कहते हैं, अगर नींद आ रही है तो जाओ काउच पर सो जाओ। अंश को अच्छे से पता था कि आज समायरा काउच पर तो नहीं सोने वाली, और वही समायरा जो मन में कहती है, कल तो चिपका कर सोए थे, आज जब ज़रूरत है तो कह रहे काउच पर सो जाओ, कैसे आदमी है ये। लेकिन फिर वो धीरे से कहती है, आप काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, आपके सर में दर्द तो नहीं हो रहा? वही अंश, जो कि उस पर काफ़ी ज़्यादा तरस खाते हुए कहते हैं, वैसे मुझे लग रहा है तुम्हारे पैरों में दर्द हो जाएगा अगर तुम ऐसे रात भर जगी रही तो, और कल हमें निकलना भी है, तो कल वैसे भी काफ़ी लंबी ट्रैवलिंग होने वाली है, तो तुम सो नहीं पाओगी, आराम से जाओ, सो जाओ। समायरा धीरे से कहती है, अब कहाँ सोऊं मैं? अंश कहते हैं, तुम्हारे पास तो बहुत सारी जगह है, तुम तो नीचे भी सो जाती हो, काउच पर भी सो सकती हो, और कहाँ। वहीं समायरा, जो वेट कर रही थी कि अंश एक बार बेड का नाम तो ले, वो तुरंत ही सोने को तैयार हो जाए, लेकिन तभी अंश अपने बगल में बेड की तरफ देखते हुए कहते हैं, अब तुम बेड पर तो सोओगी नहीं, और तुम्हें मेरे साथ सोने में प्रॉब्लम है ना, प्रेग्नेंट हो सकती हो तुम। समायरा, जो धीरे से अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ वैसे डर तो है। समायरा शांत तो खड़ी हो चुकी थी, लेकिन तभी अंश के दिमाग में खुरापात गूंजता है, और फिर वो अगल बगल देखते हुए कहते हैं, कुछ आवाज़ आ रही है क्या तुम्हें? यह सुनते ही समायरा, जो पहले तो थोड़ा हैरान होकर के अंश की तरफ देखकर पूछती है, क्या कहा आपने? अंश नीचे की तरफ देखकर कहते हैं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि नीचे कोई। जैसे समायरा ने यह सुना था, वो परेशान होकर इधर उधर अपने पैरों को उठाते हुए नीचे देखते हुए कहती है, नहीं 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 नीचे कुछ नहीं है। वहीं अंश कहते हैं, आर यू श्योर नीचे कुछ नहीं है? पता नहीं क्यों मुझे लगा जैसे किसी का हाथ। यह सुनते ही समायरा, जो रोतलू जैसा मुंह बनाने लगी थी, और वो परेशान होकर के जल्दी जल्दी अब बालकनी की तरफ जाने लगती है। तो ये अंश समायरा को इस तरह से बालकनी की तरफ जाता हुआ देखते हैं, वो थोड़ा कंफ्यूज होकर के
अपने लैपटॉप को काम करके साइड पे रखते हुए कहते हैं, ये क्या लॉजिक हुआ? मुझे तो लगा था डर के बेड पर आ जाएगी, ये तो बाहर निकल गई। इसको क्या लगता है बाहर बालकनी में भूत नहीं आ सकते? पहले तो अंश को उस पर हंसी आ रही थी, लेकिन फिर उसे इतना ज़्यादा परेशान होता देख करके अंश को अब उसके पास जाना ही पड़ता है। वो धीरे धीरे उसकी तरफ कदम बढ़ा करके बालकनी के दरवाजे से आकर के टिकते हुए कहते हैं, क्या कर रहे हो यहाँ पर? बालकनी का दरवाज़ा और जिस जगह पर अभी समारा खड़ी थी उसमें काफ़ी डिस्टेंस था, जिसकी वजह से शायद समारा को अंश की आवाज़ नहीं सुनाई दी थी। और अभी भी वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होकर के अपनी आंसुओं को पोंछे जा रही थी। और जैसे ही अंश को ये रियलाइज़ हुआ था कि वो रो रही है, अंश तुरंत ही काफ़ी तेज़ कदमों से उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं और पीछे से ही उसको हक करते हुए कहते हैं, क्या हुआ तुम्हें? और उसको अपनी तरफ जैसे ही टर्न किए थे समारा अंश से दूर होते हुए कहती है, आपको नींद आ रही है ना, जाइए सो जाइए। अंश उसको इस तरह रोता हुआ देखकर कहते हैं, चलो तुम भी। लेकिन समारा अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहती है, नहीं मुझे नहीं जाना। वही अंश जो गुस्सा करते हुए कहते हैं, मैं कह रहा हूँ ना चलो। लेकिन समारा अभी भी जिद करते हुए कहती है, नहीं रहने दीजिए, मुझे नहीं जाना अंदर। और बस अब क्या था, अंश उसको अपनी गोद में उठा करके अंदर की तरफ आते हैं और साथ ही वो बालकनी के दरवाजे को अपने पैर से ही बंद कर दिए थे और ले जा करके उसे बेड पर बैठाते हुए कहते हैं, काउच पर नहीं सोना है, नीचे भी नहीं सोना है, बेड पर सोना है। समारा धीरे से मुंह उठा करके अंश की तरफ देखकर कहती है, आपको पता है ना मुझे डर लगता है, आप ऐसे मुझे छोड़कर सोने जा रहे थे। अंश उसको देखकर कहते हैं, तो तुम्हें बोलना चाहिए था ना कि तुम्हें डर लगता है। मुझे तो लगा तुम गांव की ब्रेव कर लो, घी वाली रोटी खाती हो, वो भी देसी घी की रोटी। तो इतनी तो हिम्मत होनी चाहिए तुम्हारे अंदर। वैसे तुम्हें डर किस बात से लग रहा है? मुझसे? समारा अंश की तरफ देखकर कहती है, आप कोई भूत है जो आपसे डर लगेगा? मुझे तो भूतों से डर लगता है और आज मैंने वो सब होते देखा है तो मुझे और डर लग रहा था। अंश उसको शांत करते हुए कहते हैं, अच्छा अच्छा रिलैक्स। और उसके गालों पर आ रहे आंसुओं को धीरे से पोंछ करके उसको अपने पास खींचते हुए कहते हैं, अगर मेरे साथ सोना था तो बोल देना चाहिए था, मैं कोई तुम्हें अपने आप से दूर थोड़ी ना करता। समारा धीरे से अंश को देखते हुए कहती है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था ना उस लड़की के साथ, मुझे अभी भी बुरा लग रहा है, आप किसी को मार करके इतना सुकून में। तभी अंश कहते हैं, नहीं मारा है मैंने उसे। तुमने कहाँ मारने दिया? सामने तो आ गई ऐसे जैसे कि बस तुम ही हो उसकी बहन। समारा धीरे से पूछती है, आप उसे पहले से जानते थे और मारा क्यों? क्या दुश्मनी थी आपको उनसे? आपने जो भी किया अच्छा नहीं किया, और जो भी वजह हो, मगर फिर भी किसी को मारना तो कोई सल्यूशन नहीं होता ना। ऐसे तो क्या मैं भी छोटी मोटी गलती करूँगी तो आप मुझे भी मार दें। लेकिन तभी अंश कहते हैं, जब से वहाँ से आई हो सिर्फ रोए जा रही हो, पहले शांत हो जा। और ये तो सोचना भी मत कि मैं तुम्हें मारूंगा, पागल हूँ मैं? समारा धीरे से अंश की तरफ देखकर पूछती है, तो फिर उस लड़की को क्यों मारना चाहते थे? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप इतने बुरे कैसे? लेकिन तभी अंश कहते हैं, तुम जानती भी उस लड़की ने क्या किया मेरे साथ? समारा के सवाल का जवाब अंश काफी तेज लहजे में देते हुए कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है मुझे मजा आता है गुस्सा करके? शौक है मेरा ये। समारा, हर किसी के हालात एक जैसे नहीं होते हैं और बचपन से कोई ऐसा नहीं होता है। उसकी मजबूरी और उसके बहुत सारे ऐसे लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आते हैं जो उसे ऐसा बना देते हैं। मैंने अपनी लाइफ को बहुत बार मौका देने की कोशिश की, लेकिन जितनी बार मैंने मौका दिया है हर बार मुझे बदतर से बदतर धोखा मिला है। मैं मरने के कगार पर आ गया था जब मुझे पता चला था कि मैं अपनी बहन को खो चुका। हाँ, तो पहले मुझसे दूर थी। एक आखिरी वजह थी मेरे पास जीने की, वो मेरी बहन थी। और फिर वो लड़की मेरी लाइफ में आई, एंड्रिया, जिसे मैं नायरा समझता था। समारा यह सुनकर कि थोड़ा हैरान थी। आज अपने चेहरे को हाँ मिलाते हुए कहते हैं, नायरा, जिस दिन तो मुझसे पहली बार मिली थी मुझे लगा था कि मेरी नायरा वापस आई है, पर मुझे नहीं पता था कि वो तुम हो। मैं नायरा समझ के तुम्हारे करीब आ रहा था। समारा ये सुन करके अपने आंसू को रोक नहीं पाती। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसे इन सारी बातों से इतनी प्रॉब्लम क्यों रही है। वहीं अंश आगे कहते हैं, मैंने उसे अपनी आखिरी उम्मीद समझी थी। मुझे लगा था कि अब वो आ गई तो सब ठीक हो जाएगा, पर नहीं, मेरी किस्मत को कहाँ मंजूर था अंश मल्होत्रा के साथ कुछ अच्छा हो जाए। नो वे।
तो अब मैं ऐसा बन गया हूँ कि मैं अपनी किस्मत खुद लिखता हूँ। मुझे अब जो चाहिए वो मैं हासिल कर लूँगा। मुझे ज़रूरत नहीं है किसी के परमिशन की, इवन किस्मत के परमिशन की भी नहीं। पहले मैं राहत और सुकून दूसरों में ढूंढता था, लेकिन अब मुझे उसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मेरी राहत है मैं उसे अपने पास रखूँगा किसी भी कीमत पर, और उसके लिए मुझे अगर किसी की जान लेनी पड़ती है तो आई डोंट केयर। यहाँ पर अपने हक को पाने के लिए लड़ना पड़ता है। समायरा जो धीरे से अपनी आंखों को उठाकर अंश की तरफ देखकर पूछती है, और कौन है वो राहत जिसे आप अपने साथ रखना चाहते हैं? अंश उसके बात पर हल्का सा स्माइल करते हैं और अपने दोनों हाथों को उसके हाथ पर रखते हुए उसके चेहरे के काफी करीब आकर कहते हैं, है मेरी एक बीवी, समायरा नाम है उसका। बदमाश है थोड़ी, पर जो भी है मेरी है। ये सुनते ही समायरा जो काफी घबराते हुए कहती है, क्या? मैं वही अंश कहते हैं, और कौन? और अब मैं अपनी राहत को अपने पास रखूंगा और उसे मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। समायरा जो रोते हुए कहती है, तो आप मुझे कभी जान ही नहीं देंगे? अपने मम्मी पापा के तलाक के बाद भी नहीं छोड़ेंगे मुझे? अंश उसका गाल खींचते हुए कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है छोड़ूंगा तुम्हें? समायरा के अपने वहम जितने भी थे जो कि उसे अभी तक तो खुशी दे रहे थे, वो अब काफ़ी ज़्यादा उसे तकलीफ देना शुरू कर दिए थे। और समायरा जो कि हिम्मत करते हुए कहती है, और अगर मैं भाग जाऊं तो? अंश समायरा ने ये क्वेश्चन किया था। अंश उसके गालों पर धीरे धीरे अपने हाथ को फेरते हुए कहते हैं, जो भी मुझसे तुम्हें अलग करने के बारे में सोचेगा वो मरेगा समायरा, फिर वो चाहे तुम खुद क्यों ना हो। अब प्यार करना तो नहीं आता मुझे, अब इसे जो समझना समझ लो। मुझे सिर्फ इतना पता है कि तुम ज़रूरत हो मेरी, और मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं खो सकता। समायरा जो धीरे से अंश से दूर होते हुए कहती है, सो जाना चाहिए हमें, गुड नाइट। और ये सोचते हुए कि अब उसकी ज़िंदगी का आगे क्या होने वाला है, वो अपने करवट को बदल करके सो जाती है, या यूं कह लें कि बस अपने चेहरे को ले जाकर के पिलो पर रखते हुए अपनी आंखों को बंद करते हुए लगातार रोने लगी थी सुबक सुबक करके। तभी अंश पीछे से उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहते हैं, बुद्धू हो तुम, ऐसे प्रेग्नेंट नहीं होते। समायरा जो कि अंश के हाथों से अपने आप को अलग तो करना चाह रही थी, लेकिन ये तो पॉसिबल था नहीं। जो काफ़ी आराम से कंफर्टेबल होकर के अपने पैरों को उसके ऊपर जैसे रखे थे, समायरा अपनाते हुए कहती है, नहीं दर्द हो रहा है। अंश उसे कहते हैं, नाटक मत करो, इतना भी भारी नहीं मैं, झेल लो थोड़ा। और ये बोल करके वो बहुत ही उसे अपने करीब खींचते हुए सो गए थे, और साथ ही धीरे से उसके कान के पास आते हुए कहते हैं, गुड नाइट बीवी जी। समायरा को याद आया था कल की बात, जिससे वो बिना अंश के कहे हुए कहती है, गुड नाइट हस्बैंड जी।